ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, ये फॉरेक्स प्राइस टर्मिनोलॉजी के बारे में है। और ये टर्मिनोलॉजी टेक्निकली नहीं है फ्रेंड, ये फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज हैं। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों को सीखेंगे, इन शब्दों का मतलब समझेंगे। और ये जो वर्ड्स आने वाले हैं फ्रेंड, ये स्पेशली न्यूज से रिलेटेड होंगे। तो न्यूज किस डायरेक्शन की होगी, इसे रिलीज कौन करता है, इसे किस तरीके से देखा जाता है, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इम्पैक्ट हमें देखना होगा। तो कुल मिलाकर हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि लर्निंग थोड़ा सा एक ऐसा एस्पेक्ट है जो सीखते समय बोरिंग लग सकता है फ्रेंड। क्योंकि देखिए टेक्निकल में क्या होता है, हमें एंट्री एग्जिट कहाँ से लेना है, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और हम बहुत लगन से टेक्निकल्स को सीख पाते हैं फ्रेंड। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा आपको बोरिंग नहीं लग रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है मोहित जी। और मुझे ऐसा लगा कि टेक्निकल में लोग क्यूरियोसिटी निर्माण करते हैं, क्यूरियस होते हैं कि भाई कहाँ से एंट्री करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, एंट्री कहाँ से करना है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री किस डायरेक्शन में करना है। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, ये फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं, उन खबरों का क्या मतलब होता है, इसे हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों के काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो मैं भी मोटिवेटेड हो गया और अब मैं शुरू करता हूं अपनी तरफ से इस प्रेजेंटेशन को। तो देखिए, सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था फ्रेंड, कि किसी भी देश की इकोनॉमी या उस देश की सेंट्रल बैंक अपने देश में इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए उनके पास एक सबसे बड़ा टूल होता है जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट इज एग्जैक्टली क्या होता है फ्रेंड? द अमाउंट चार्ज expressed as a percentage of principal by a leader to a borrower for the use of asset। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है फ्रेंड, ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक प्रकार का ब्याज होता है। ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो चार्ज की जाती है एक प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। और ये चार्ज कौन करता है? ये देने वाली पार्टी लेने वाली पार्टी से चार्ज करती है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट। इन फॉरेक्स, interest rate are set by central bank and can greatly impact currency's value। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फ्रेंड, या फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड किया जाता है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया डिसाइड किया जाता है। और इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने या कम करने से उस देश की करेंसी की जो वैल्यू होती है फ्रेंड, वो या तो एप्रिशिएट होती है या डेप्रिशिएट होती है। तो एक चीज आपने पिछले 3 दिनों में ये समझ ली होगी फ्रेंड, कि सेंट्रल बैंक के पास ही राइट होता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का या कम करने का। और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक के पास ही राइट होता है नोटों को छापने का या एक्सरसाइज टाइटनिंग करने का। प्राइवेट बैंकों के पास ये राइट्स नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे फ्रेंड, फिर भी कई प्राइवेट के बैंक जो है, वो सेंट्रल बैंक से मनी बोरो करके इंटरेस्ट रेट पे, और वो काफी बड़ा बिजनेस कर जाते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे ना इंटरेस्ट रेट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपको समझना होगा। आपको याद होगा, आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले अमेरिका की कुछ बड़ी कमर्शियल बैंक्स बंद हुई थी, जिसमें सिग्नेचर बैंक या फिर एक समथिंग वैली नाम की बैंक थी, कुछ मैं नाम भूल रहा हूँ।
तो ये काफी बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक बंद हो गई थी फ्रेंड। और ये क्यों बंद हुई थी, ये क्यों बंद हुई थी, आप उस समय ट्रेडिंग में थे नहीं थे, आई डू नॉट नो। बट इनके बंद होने की वजह ये थी कि इन्होंने गवर्नमेंट से जितना पैसा बोरो किया था कम इंटरेस्ट पे, मार्केट में अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए उतना पैसा उन्होंने लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और वो लोन की रिकवरी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े बैंकों को बंद होना पड़ा। और उसका कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इंटरेस्ट रेट फ्रेंड, ये लोन डिपार्टमेंट का एक बहुत पावरफुल टूल माना जाता है। और इंटरेस्ट रेट को कम करना या ज्यादा करना, ये सेंट्रल बैंक के मैंडेट्स में आता है। और इसे कम करने ज्यादा करने से पहले सेंट्रल बैंक को बहुत सारे डाटा को स्टडी करना पड़ता है। ओके, तो इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। दूसरा हमने देखा इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई का दर। तो जैसा मैंने आपको कल भी बताया फ्रेंड, कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, ये अपने इन्फ्लेशन रेट को 2% से 4% के बीच में रखने की कोशिश करती है। डेवलपिंग कंट्री है जो ठीक ठाक अपना इकोनॉमी चला रहे हैं फ्रेंड, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, तो ये कोशिश करते हैं कि 6% से 9% के बीच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखें। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज है फ्रेंड जो बहुत ज्यादा इस वक्त फाइनेंशियली क्राइसिस पे हैं। उनके बारे में अगर मैं कहूं फ्रेंड, तो 12% से लेकर 35% का इन्फ्लेशन रेट उनके देश में चल रहा है। और आप ये मान के चलें फ्रेंड, 12% से ज्यादा या 25-30% का इन्फ्लेशन रेट बहुत बड़ा इन्फ्लेशन होता है फ्रेंड। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और रेट मतलब महंगाई का दर। तो देखिए, हमें हमें उन कंट्रीज से कुछ लेना देना नहीं है फ्रेंड, क्योंकि हम उनके करेंसीज पे ट्रेड नहीं करते। लेकिन आप डेवलप्ड कंट्री के करेंसीज पे ट्रेड करते हो, सो आपको वहां के इन्फ्लेशन से आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग इंपैक्टेड होती है। द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग। तो देखिए, ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है फ्रेंड, शायद मैंने आपको परसों के सेशन में ये समझाने की कोशिश की थी। भाई यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ फ्रेंड, इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको वाकई इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, महंगाई क्यों बढ़ती है, ये टॉपिक क्लियर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सेंट्रल बैंक के पास, एक एग्जाम्पल है फ्रेंड, 100 गोल्ड की, गोल्ड के ब्रिक्स हैं, गोल्ड की ईंटें जिसको हम कहते हैं, 100 ईंटें हैं उनके पास। हाँ, और हम ये मानते हैं कि सेंट्रल बैंक ने 100, एक एक तरह से मान के चलते हैं, 100 नोट पब्लिश किए। सिर्फ ये एग्जाम्पल है फ्रेंड, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको इन्फ्लेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है। तो देखिए, अगर सेंट्रल बैंक के पास 100 सोने की ईंटें हैं, और उसने क्या किया, केवल 100 5,000 रुपए की नोट छापी। और ये 100 5,000 रुपए की नोट, उस देश में ये मान के चलते हैं केवल 100 ही लोग हैं। कितने, सिर्फ 100 सिटीजन्स की अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने 100 ईंटें रखी सोने की, उसके जगह पे 100 नोट छापे 5,000 रुपए के। और ये जितने भी 100 लोग उस देश में रहते थे, हर एक व्यक्ति को उन्होंने एक एक नोट दे दिया, यानी कि 5-5 हजार रुपए सभी के बीच में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां तक तो बात ठीक है फ्रेंड। अब मान लेते हैं कि नोटों की आवश्यकता पड़ रही है, तो सेंट्रल बैंक नोट छाप नहीं सकती क्योंकि गोल्ड का बैक नहीं है उसके पास। तो ऐसे में जब सेंट्रल बैंक्स को अपने देश को इकोनॉमिकली ग्रो करना होता है, तो कई बार वो क्या करती है, मान लीजिए 100 अतिरिक्त नोट, यानी कि 100 एक्स्ट्रा नोट छाप देती है। और वो ये नोट इसलिए छापती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, इनको पता है एक नोट की वैल्यू 5,000 है। तो इनके पास अगर दो दो नोट हो जाएं, तो इनके पास 10,000 वैल्यू की करेंसीज हो जाएगी। हालांकि फ्रेंड, इस पूरे एग्जाम्पल में समझना, ईंटें 100 ही हैं, नोट रियल में 100 ही होने चाहिए। बट सेंट्रल बैंक ने एक्स्ट्रा 100 नोट इसलिए छापे ताकि लोग उन उन पैसों से आपस में ट्रेड करें, आपस में व्यापार करें। और वो ट्रेडिंग से जो मुनाफा होगा, तो वो आने वाले कुछ सालों में, ये जो एक्स्ट्रा नोट छापे गए हैं,
इन्हीं नोटों से इतने गोल्ड की जो एक डेप्थ था, एक जो खाली जगह रह गई थी फ्रेंड, ये आने वाले कुछ सालों में इसमें वापस से इजाफा कर दिया जाता है। और ऐसा होता भी है फ्रेंड। तो ये एग्जाम्पल में कुल समझने वाली बात यह है कि सिटीजन 100 थे, नोट 100 थे, और ईंटें 100 थी, यहां तक तो सब कुछ पैरेलल था। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा नोट छापे, तो हर व्यक्ति को यह लगने लगा कि अब उसके पास दो दो नोट है और वो अमीर हो गया है। वो क्या हो गया है? अमीर हो गया है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि केवल बैंक में, ट्रेजरी में जो गोल्ड है वो 100 नोटों के बराबर है। और ये जो एक्स्ट्रा 100 नोट छापे गए थे, ये केवल और केवल फ्रेंड, ये केवल और केवल क्या है? ये एक ट्रेड करने का एक कागज का टुकड़ा है, ओनली टुकड़ा है। अब इससे क्या हुआ? अब मान लेते हैं कि ये लोग सेंट्रल बैंक में गए और इन्होंने कहा कि मेरे पास अब दो नोट हैं 5-5 हजार के, आप ये दोनों नोट रख लीजिए और मुझे मेरा गोल्ड वापस दे दीजिए। तो अब आप इस एग्जाम्पल में समझो फ्रेंड कि अगर ये 100 के 100 लोग, अगर ये 100 के 100 लोग एक साथ बैंक में चले जाएं अपने दो दो नोट लेके, और बदले में ये अपनी सोने की ईंटें वापस मांगे, तो क्या सेंट्रल बैंक उन्हें दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तब ऐसे में सेंट्रल बैंक उनसे क्या कहेगी? वो कहेगी देखिए, आप लोगों के पास दो नोट है और हर नोट की वैल्यूएशन 5,000 रुपए है, लेकिन हमारे पास तो इतने सोने के ईंट ही नहीं है। तो फिर आप सेंट्रल बैंक से पूछोगे भैया, जब तुम्हारे पास नहीं है इतनी ईंटें, तो फिर आपने नोट छापे क्यों? आपने क्यों नोट छापे? तो सेंट्रल बैंक आपको जवाब देगी कि देखिए, हमने नोट इसलिए छापे ताकि आपको तो विश्वास है सेंट्रल बैंक पे, और ये नोट की वैल्यूएशन भी आपको पता है कि क्या है। और हमने ये नोट इसलिए छापे ताकि आप इन नोटों से व्यापार करें, ट्रेड करें, जिससे इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करोगे, और कुछ सालों के बाद हमारी करेंसी की इतनी वैल्यू हो जाएगी कि वो 200 नोट जो है उस बराबर 200 ईंटों को हम अपने ट्रेजरी में वापस ला सकते हैं। अब सुनने में ये कहानी थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी फ्रेंड, लेकिन सच्चाई यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का एकमात्र कारण बनता है, और वो ये बनता है कि जब नोट ज्यादा पब्लिश कर दिए जाते हैं, और उस पब्लिक पब्लिक क्या कहते हैं, उस प्रिंटिंग नोट के हिसाब से अगर बिजनेस नहीं हो पाता है उस कंट्री में, तो फिर वस्तुओं के रेट बढ़ने लगते हैं फ्रेंड। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूं कैसे। अब देखिए, पहले जो चीज 5,000 रुपए की आती थी, अब हर आदमी के पास दो दो नोट हो गए, लेकिन वस्तुएं तो नहीं बढ़ी, ट्रेड तो नहीं बढ़ा, केवल नोट प्रिंटिंग बढ़ी थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ? अब वस्तुओं की वैल्यूएशन जो है फ्रेंड, ट्रेड नहीं होने की वजह से वो रेट बढ़ गए। और इन्फ्लेशन बढ़ने का एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि अगर इकोनॉमी में बैक सपोर्ट में, ट्रेजरी में, या यील्ड्स जिसको कहते हैं, आपने शब्द सुना होगा यील्ड, अगर ट्रेजरी में उतना एसेट नहीं है और उसके कंपैरेटिवली नोट मार्केट में ज्यादा चल रहे हैं, तो महंगाई बढ़ती है फ्रेंड। और महंगाई बढ़ना और ये हाइपर इन्फ्लेशन में जाना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव चीज मानी जाती है। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ना या कम होना करेंसी ट्रेडिंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है फ्रेंड। हाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ पीपल आर मेकिंग प्रॉफिट व्हाइल ट्रेडिंग। ये बहुत सारे कैंडल्स, चार्ट्स, प्राइस एक्शंस, एसएमसी, आईसीटी, ये इतने सारे कॉम्प्लेक्शंस है फ्रेंड मार्केट में, उसके बावजूद कुछ लोग अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। डू यू नो व्हाई? क्योंकि उनके पास है ट्रेडिंग का नॉलेज। और ट्रेड भी देखे, ऐसा ही एक पावर पैक नॉलेजेबल प्रोग्राम लेकर आ रहा है फ्रेंड, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिक टू एडवांस कोर्स, जो कि इसी महीने के 21 मई को शुरू होगा। ऑनलाइन प्रोग्राम होगा फ्रेंड, 22 डेज का सेशन है, और इसका टाइम होगा रात में 9 to 10 PM। तो इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट लाइक दिस पीपल, यू हैव टू जॉइन दिस कोर्स। सो आई वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी चीज है जिसे जीडीपी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखो, शब्दों से ही पता चल रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि किसी भी देश में प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट,
तो देखिए, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बाउंड्री इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जीडीपी क्या होती है? एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उस देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है, प्रोडक्ट किया गया है, वो प्रोडक्शन के हिसाब से मार्केट में उन गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन के हिसाब से सेल्स अच्छी हुई है, डिमांड अच्छी गई है, तो स्वाभाविक सी बात है उस देश की इनकम बढ़ती है फ्रेंड। और आप जीडीपी को इन शॉर्ट उस देश की टोटल इनकम भी समझ सकते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ और कॉन्ट्रैक्शन कैन इन्फ्लुएंस करेंसी स्ट्रेंथन और वीकन। तो जीडीपी का डाटा अगर बढ़ता है तो करेंसी स्ट्रांग होती है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कम होता है तो फिर करेंसी वीक होती है। फिर एक शब्द आता है फ्रेंड यहाँ पे, ट्रेड बैलेंस। आपने कई बार इकोनॉमिक कैलेंडर पे ये शब्द भी देखा होगा, ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस में क्या आता है फ्रेंड? तो देखिए, ट्रेड बैलेंस में आता है द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड। किसी भी देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसे ट्रेड बैलेंस के रूप में देखा जाता है। जैसे अपोजिट ऑफ ट्रेड बैलेंस, जैसे एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम है, यानी कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो करेंसी स्ट्रांग होगी, क्योंकि वस्तुएं देश से ज्यादा बाहर बेची जा रही है, और विदेशी करेंसी देश में आने की वजह से देश की करेंसी की वैल्यूएशन स्ट्रांग होती है। और अगर एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, यानी कि आप खरीद रहे हो ज्यादा, बेच नहीं रहे हो ज्यादा, तो फिर आप अपनी करेंसी विदेशों को दे रहे हो, और आपकी ट्रेजरी जो है वो खाली हो रही है फिर। तो ये उस देश की करेंसी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो ट्रेड बैलेंस में आपको ये देखना है कि क्या एक्सपोर्ट बढ़ा है या इंपोर्ट बढ़ा है। फिर आता है बजट डेफिसिट एंड सरप्लसेस। तो आपको पता है बजट क्या होता है फ्रेंड? द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स। तो ये बजट में क्या देखा जाता है कि देश ने उस साल में कुल कितना पैसा कमाया, और उस साल में देश ने कुल कितना पैसा एक्सपेंड किया, खर्च किया। तो अ बजट रिफ्लेक्ट्स एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू कैन पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन अ करेंसी, वेयर सरप्लस कैन हैव अ अपोजिट इफेक्ट। तो अगर खर्चे ज्यादा हैं इनकम से, तो करेंसी डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि देश के ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ती है फ्रेंड। और अगर करेंसी यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर कंट्री या वो करेंसी स्ट्रांग होती है। तो ये उसके डेफिसिट या सरप्लस के इफेक्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि जिसको हम हिंदी में बेरोजगारी दर कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ अ टोटल लेबर फॉर दैट इज अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो प्रतिशत, उन लोगों का प्रतिशत जो बेरोजगार है, एंड एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, और जो बहुत बुरी तरीके से नौकरियां ढूंढ रहा है, चाहता है नौकरी करना। सो अगर ऐसे लोगों की संख्या किसी भी देश में ज्यादा बढ़ती है फ्रेंड, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन वीकन अ करेंसी ड्यू टू रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर किसी देश में बेरोजगारी का दर बढ़ता है, तो इसका मतलब उन लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो जेब में सैलरीज नहीं आएगी। सैलरीज नहीं आएगी तो वो मार्केट में कंज्यूमर जो है वो स्पेंड नहीं करेंगे पैसा, और अगर मार्केट में वो पैसा खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है फ्रेंड। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ता है तो करेंसी वीक कही जाती है, और अगर कम होता है तो करेंसी स्ट्रांग होती है। फिर एक और वर्ड आता है फ्रेंड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको आप सीपीआई के नाम से जानते हैं। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी करेंसी पे फर्क पड़ता है। और एग्जैक्टली सीपीआई होता क्या है फ्रेंड? अ मेजर that examines the weighted average of price basket of a consumer goods and services। यानी कि एक आम आदमी के शॉपिंग बैग यानी कि शॉपिंग बास्केट जो होता है फ्रेंड, उसमें ये देखा जाता है कि वो बास्केट अगर फुल कर रहा है, अगर वो मार्केट बास्केट भर भर के सामान खरीद रहा है, इसके अंदर क्या आ सकता है फ्रेंड? इसके अंदर हर वो चीज आती है, जैसे कि फूड आता है, मेडिकल केयर्स की चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है फ्रेंड। और इसमें एक आम आदमी जब बाजारों से ज्यादा सामान खरीदता है, यानी कि रिटेल
मार्केट में ज्यादा बिक्री होती है, तो इससे करेंसी स्ट्रांग मानी जाती है। और ये प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि हर व्यक्ति की जेब में पैसा है, यानी कि हर व्यक्ति के पास रोजगार है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है। अगर डिमांड है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग भी बढ़ेगा, और कुल मिलाकर इकोनॉमी जो है वो अच्छे लेवल्स पे ग्रो करती है फ्रेंड। तो सीपीआई का डाटा भी आपको पॉजिटिव अगर मिलता है तो करेंसी स्ट्रांग, और नेगेटिव मिलता है तो करेंसी वीक मानी जाती है। इसके बाद प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स यानी कि पीपीआई जिसको हम कहते हैं फ्रेंड, अ मेजर ऑफ एवरेज चेंजेस ओवर टाइम इन द सेलिंग प्राइस रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फॉर देयर आउटपुट। तो देखिए, जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर उन लोगों को सेलिंग प्राइस में चेंजेस लाने की आवश्यकता पड़ती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड, कि जैसे मान लीजिए मार्केट में सेल्स कम है, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाना पड़ रहा है या प्राइस को घटाना पड़ रहा है, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट माना जाता है फ्रेंड। सो पीपीआई का डाटा भी जो है वो आपको ये देखना है कि फोरकास्ट वाले डाटा से पीपीआई का डाटा स्ट्रांग आना चाहिए, तभी वो करेंसी स्ट्रेंथन होगी, स्ट्रांग होगी, एप्रिशिएट होगी। अदरवाइज वो नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकती है। So PPI can provide insight into inflation trend at the producers level। तो ये पीपीआई का जो डाटा होता है फ्रेंड, ये महंगाई के डाटा को स्टडी करने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं, एक और इंपॉर्टेंट शब्द आप बार बार सुनते होंगे, रिटेल सेल्स। तो रिटेल सेल्स मतलब एग्जैक्टली क्या? The total received at stores that sell merchandise and related services to the final consumer. Retail sales data can indicate the strength of consumer spending, which is crucial for economic growth। तो देखिए, रिटेल सेल्स का मतलब ये हो गया फ्रेंड, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे लघु उद्योग हैं, अगर इनके इनके डाटा को भी हर महीने स्टडी किया जाता है और ये देखने की कोशिश की जाती है कि पिछले महीने की तुलना में क्या उनकी सेल्स बढ़ी है। अगर उनकी सेल बढ़ी है तो इसका मतलब कंज्यूमर्स ने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। और ये जो डाटा होता है फ्रेंड रिटेल सेल्स का, ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट डाटा माना जाता है। तो रिटेल सेल्स में भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रिटेल सेल्स पिछले बार के डाटा से स्ट्रांग आता है तो करेंसी अप्रिशिएट होगी, और वीक आता है तो करेंसी डेप्रिशिएट मानी जाती है। तो हमने फ्रेंड यहाँ पे अभी कुछ ऐसे शब्दों को देखा कि जिनके बारे में हमने सुना तो कई बार था, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि सीपीआई क्या, पीपीआई क्या, जीडीपी क्या, या आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे फ्रेंड। तो देखिए, ये चीजें ना आपके फॉरेक्स के फंडामेंटल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इसमें आगे और भी डीप में अभी ले जाने वाला हूं। सो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि हमने उन शब्दों को सीखा जो फॉरेक्स फंडामेंटल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स माने जाते हैं। अब आते हैं ज्ञान प्रकाश जी, मैं इस पे भी आऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। अब आते हैं हॉट न्यूजेस। तो देखिए, अगर आपने डायरी पेन लिया है फ्रेंड, तो जब हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाते हैं तो हमें वहां पे बहुत सारी खबरें दिखती हैं, और कई वेबसाइट तो किसी भी खबर को हॉट न्यूज कर देती है, और ट्रेडर वहां पे परेशान हो जाता है। हो सकता है कि कई ट्रेडर अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हो, पर वो हॉट न्यूज देखकर वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी की पोजीशन लॉसेस में चल रही है और हॉट न्यूज आ गया तो वो लॉस बुक कर लेता है कि कहीं लॉस और न बढ़ जाए फ्रेंड। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडे को जब हमारा सेशन होगा तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स बताऊंगा, और हर वेबसाइट्स के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे देखे जाते हैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उन इकोनॉमिक कैलेंडर्स पे यहाँ जो अब मैं आपको खबरें दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, आपको केवल इन खबरों पे फोकस करना है, क्योंकि ये वो न्यूज है जहां पे मिनिमम 20 पिप्स से लेकर 300 पिप्स तक की मूवमेंट आपको मिल सकती है न्यूज के दौरान। कम से कम 20 पिप, ज्यादा से ज्यादा 200-300 पिप्स की मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो इन खबरों के नाम नोट कर लेने हैं, इसका पब्लिकेशन का टाइम कब होता है, इसका मतलब ये खबरों के आने की रिलीज की डेट कौन सी होती है, और इसमें एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट है
तो वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा, इन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, हॉट न्यूज कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला हॉट न्यूज आता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, या आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पे लिखा मिलेगा आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, ये भी लिखा मिल सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ऐसी खबर है जिसमें लेवल ऑफ डिफ्यूजन इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वे परचेसिंग मैनेजर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं फ्रेंड, तो वहां के जो परचेसिंग मैनेजर्स होते हैं, कुछ कंपनियों के साथ उन मैनेजर को लेके सर्वे किया जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अभी रिसेंट डाटा क्या बता रहा है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये आईएसएम सर्विस पीएमआई जो न्यूज है, ये मंथली न्यूज है। ये महीने में एक बार रिलीज होती ही होती है, और हर डेवलप्ड करेंसी में, यानी कि हर प्रीमियम करेंसी में ये मंथली न्यूज आती है। इसके अंदर फ्रेंड फोरकास्ट होता है, या तो अबाव 50 या बिलो 50। तो अगर अबाव 50 फोरकास्ट किया है और एक्चुअल डाटा भी 50 से ज्यादा आए, 50.5 भी अगर आ जाता है, तो इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के काम अच्छे हुए हैं और इससे करेंसी स्ट्रांग होती है। तो आप यहाँ पे इमीडिएटली नोट करिएगा फ्रेंड, और आपको ये नोट करना है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा अगर 50 से ऊपर आता है तो करेंसी स्ट्रांग होगी, और 50 से नीचे आता है तो करेंसी वीक होती है। आई होप सो आपने नोट किया होगा। और ये न्यूज मंथली है फ्रेंड, आप ये भी लिख लीजिए, ये मंथली न्यूज है। अब आ जाते हैं जीडीपी। जीडीपी का जो डाटा आता है फ्रेंड, जीडीपी के बारे में मैंने आपको बता दिया। जीडीपी एक प्रकार की उस देश की इनकम को मान सकते हैं, या उस देश का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके उसकी जो ग्रोथ है फ्रेंड, उसके हिसाब से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये इन्फ्लेशन को अ, ज्यादा करने में या कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जीडीपी में आपको ये देखना है फ्रेंड, एडजस्टेड वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। तो किसी भी पर्टिकुलर देश के द्वारा अगर किसी वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है और उनकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देती है फ्रेंड, तो इसका मतलब जीडीपी ग्रो कर रही है। तो यहां पे ये जो जीडीपी का डाटा आएगा, ये एवरी 60 डेज के बाद आता है, यानी कि 2 महीने में एक बार ये खबर आएगी। आपको इसे भी लिख लेना है, ये साल में 6 बार, एंड एवरी 2 मंथ पे या एवरी 60 डेज पे जीडीपी का डाटा रिलीज होता है। अब जीडीपी के डाटा में उस देश की सेंट्रल बैंक अगर फोरकास्ट करती है और डाटा रिलीज होता है उस फोरकास्ट से ज्यादा बड़ा, तो करेंसी स्ट्रांग, और डाटा उससे छोटा आता है तो करेंसी वीक मानी जाती है फ्रेंड। तो आपको तीन चीजें नोट करनी है फ्रेंड। जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। नंबर टू, ये हर 60 डेज के बाद रिलीज होगा। और नंबर थ्री, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब चलते हैं तीसरी बड़ी न्यूज, जो है अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। अनएम्प्लॉयमेंट चेंज मतलब क्या फ्रेंड? चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, यानी कि जितने लोगों के पास रोजगार था उनकी संख्या में अगर कोई बदलाव होता है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की कैटेगरी में डाला जाता है। ये जो न्यूज होती है फ्रेंड, ये क्वार्टरली न्यूज होती है, यानी कि साल में 4 बार, हर 3 महीने में ये खबर आएगी। और ये हर 3 महीने में इमीडिएटली खबर नहीं आती फ्रेंड। जैसे जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हुआ, तो इस क्वार्टर की जो न्यूज आएगी वो 35 डेज के बाद आती है। तो अगर 31 मार्च को पहला क्वार्टर खत्म हो रहा है, तो ये 5 मई के आसपास पहले क्वार्टर की अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज आती है, क्योंकि 35 दिन का समय लगता है इस डाटा को इकट्ठा करने में। तो आपको यह समझना है फ्रेंड कि अगर इसमें फोरकास्ट से एक्चुअल की फिगर बड़ी आ जाए तो करेंसी स्ट्रांग है। ठीक है, यानी कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है फर्स्ट क्वार्टर में या सेकेंड क्वार्टर में या थर्ड क्वार्टर में। और अगर फोरकास्ट से एक्चुअल कम आ जाए
तो करेंसी वीक होती है। तो आपको यहां पर भी तीन चीजें नोट करनी है फ्रेंड। नंबर वन, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज हर प्रीमियम करेंसी में आएगा, ये एवरी क्वार्टर रिलीज होगा, और इसमें एक्चुअल जो है वो फोरकास्ट से बड़ा होना चाहिए, तभी वो करेंसी स्ट्रांग होगी। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसको हम बेरोजगारी का प्रतिशत कह सकते हैं, दर कह सकते हैं। तो ये क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड, यानी काम करने वाले लोगों की वो संख्या जो इस वक्त बेरोजगार है, एंड एक्टिविटीज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर, और वो नौकरियों की तलाश कर रहे थे पिछले क्वार्टर में। तो ये भी न्यूज फ्रेंड क्वार्टरली न्यूज है, हर 3 महीने के बाद न्यूज रिलीज होगी। और इसका भी जो न्यूज रिलीज होता है, एक क्वार्टर कंप्लीट होने के 35 दिनों के बाद वो रिलीज होगा। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये एक साथ रिलीज होता है फ्रेंड, ठीक है। और इसका डाटा भी फोरकास्ट से एक्चुअल ज्यादा आना चाहिए, तभी वो करेंसी स्ट्रांग होगी, अदरवाइज वीक होती है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। आपने एक न्यूज और सुनी होगी, एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो ये क्या है फ्रेंड? देखिए ये क्या होता है, एस्टिमेटेड चेंज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। तो ये क्या, एक एस्टिमेट लगाया जाता है। ये डाटा एक्चुअली परफेक्ट नहीं होता फ्रेंड, ये एस्टिमेटेड डाटा होता है कि कितने रोजगार के अवसर पिछले महीने की तुलना में नए बने हैं फ्रेंड। और आपको बता दूं, तो इसके अंदर फार्मिंग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को काउंट नहीं किया जाता है। तो आपको समझ जाना, नॉन फार्म यानी कि जो जो किसान नहीं है, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है यानी कि प्राइवेट जॉब्स वालों का ये डाटा होता है। और ये जो डाटा रिलीज होता है फ्रेंड, ये मंथली होता है, हर महीने होगा। और तकरीबन ये हर महीने के फर्स्ट वेडनेसडे को रिलीज होता है, खास करके यूनाइटेड स्टेट डॉलर में। तो ये फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आता है। और इसके अंदर भी फोरकास्ट से एक्चुअल अगर बड़ा है, ग्रेटर है, तो फिर करेंसी स्ट्रांग मानी जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड कि आप तीन तीन चीजों को लिख रहे होंगे मेरे साथ। एडीपी नॉन फार्म में लिखना है कि ये मंथली डाटा है, फर्स्ट वेडनेसडे को रिलीज होगा, एक्चुअल इसमें फोरकास्ट से बड़ा होना चाहिए, और इसमें फार्मिंग और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं किया जाता। मैं आपको लास्ट डे के सेशन में फ्रेंड एक ऐसा कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि आप पिछले डाटा को रीड कर कर नया प्रेडिक्शन बना सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ना फार्मिंग और गवर्नमेंट को छोड़ना है, ये जानबूझकर बता रहा हूं, ताकि आप उस समय इन बातों का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं, एक और बड़ी न्यूज है फ्रेंड, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये भी अच्छी न्यूज मानी जाती है। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो तो जो रिटेल ग्राहक सामान खरीद रहे हैं उसकी टोटल क्या कहते हैं, डाटा एनालिसिस होता है। बट ये कॉन्फिडेंस क्या है, ये एक प्रकार का सर्वे होता है फ्रेंड। ये एक प्रकार का क्या है, सर्वे। लेवल ऑफ कंपोजिट इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वेड हाउस होल्ड, यानी कि घरेलू वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में एक प्रकार की सर्वे की जाती है। और ये जानने की कोशिश की जाती है कि ग्राहकों का कॉन्फिडेंस मार्केट में इस वक्त कैसा है। ये जो डाटा रिलीज होता है फ्रेंड, ये भी मंथली डाटा रिलीज होता है, और ये लास्ट ट्यूसडे को होता है हर महीने में। तो देखिए, क्योंकि ये डाटा जो है ना, ये एक प्रकार का सर्वे होता है, प्रतिशत का डाटा होता है, अनुमानित डाटा होता है। तो इसमें क्या होता है, जिस प्रेजेंट मंथ का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, ये उसी महीने का कॉन्फिडेंस का डाटा उसी महीने रिलीज कर देता है, बस इतना ही, लास्ट वीक के लास्ट ट्यूसडे के दिन। तो ये एक प्रकार का सर्वे है, और सर्वे से भी करेंसी अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होती है। तो इसमें भी ये देखना है कि फोरकास्ट से ज्यादा अगर एक्चुअल फिगर आएगी, तो ये करेंसी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज मानी जाती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, फेडरल फंड्स रेट, या इसे कैश रेट, या इसे मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर फ्रेंड, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की जा रही है। तो यूएस इसको नाम देता है फेडरल फंड रेट, जीबीपी वाले नाम देते हैं कैश रेट, यूरोपियन वाले नाम देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो जिसकी जैसी मर्जी है वो अपना नाम दे, बट कुल मिलाकर ये सारे डाटा एक ही होते हैं।
अब इसमें होता क्या है फ्रेंड, इंटरेस्टेड एट विच डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन लीड बैलेंस हेल्ड एट द फेडरल रिजर्व टू अदर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस ओवरनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि जो इंस्टीट्यूट डिपॉजिट कर रही है पैसे को फेडरल रिजर्व के पास, और फेडरल रिजर्व अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो सामंजस्य होता है, इसके हिसाब से ये तय किया जाता है कि क्या उस देश की इस वक्त की इन्फ्लेशन, या उस देश की आप कह सकते हैं ग्रोथ, स्टेबिलिटी पे है या नहीं है। और आपको बता दो फ्रेंड, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज होती है, ये एक साल में 8 बार होती है, 8 बार इसको प्लान किया जाता है। तो इसके जो डेट्स होते हैं फ्रेंड, वो फिक्स डेट्स नहीं होते हैं, ये टेंटेटिव डेट होते हैं। ये 2 4 5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, और इसीलिए इसका शेड्यूल्ड टाइम नहीं होता, बट इन 1 ईयर इनको 8 मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग करनी पड़ती है। अब जैसे कि हमने कल के ही एपिसोड में ये देखा था कि अगर किसी देश में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, तो ये उस करेंसी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज होती है। और इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि मार्केट में इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा था, और देश जो है वो इन्फ्लेशन से हाइपर इन्फ्लेशन के रेंज में जा रहा था, और इसीलिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड, कि अगर किसी देश ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, तो इसका मतलब उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और उनका जो करेंसी होगा वो स्ट्रांग होगा इसकी वजह से। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, तो अभी देखिए, जब हम बात करते थे 2023 इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, तब फेडरल रिजर्व के कमिटी मेंबर या उनके गवर्नर मिस्टर पावल साहब ये कहते थे कि हम नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में कम से कम 6 बार इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। ये तब की बातें थी फ्रेंड। लेकिन जैसे जैसे 24 आया, इन द मंथ ऑफ फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च में, इन्होंने महंगाई पे वाकई बहुत अच्छा काम किया फ्रेंड, और इन्फ्लेशन को ये लगभग अपने टारगेट 2% के आसपास ला चुके थे। और इन द मंथ ऑफ अप्रैल अचानक ऐसा हुआ फ्रेंड कि सीपीआई का डाटा भी पॉजिटिव, एम्प्लॉयमेंट के डाटाज भी पॉजिटिव, पीपीआई का डाटा भी पॉजिटिव, रिटेल सेल्स भी पॉजिटिव, यानी कुल मिलाकर मार्केट अच्छा चलने लग गया, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो कंट्रोल में आते आते स्प्लिट हो गई और वो बढ़ने लग गई। तब इन्होंने कहा कि हम इन द मंथ ऑफ फर्स्ट क्वार्टर तो नहीं करेंगे, बट इन द मंथ ऑफ जून हम इंटरेस्ट रेट को जरूर कम करेंगे। अब क्या हुआ फ्रेंड, अब जैसे जैसे आगे महीना बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन का जो टारगेट है, जो रेट है, वो इनके हाथ से छूट रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। अब ये कहते हैं सितंबर में होंगे। और मैंने आज ही, इनफैक्ट मैंने अभी आधा घंटे पहले गोल्ड की एनालिसिस यूट्यूब पे डाली है फ्रेंड, और उसमें मैंने कुछ वेबसाइट्स को रीड करके बताया है, जिसमें ये क्लियरली बताया जा रहा है, ये क्लियरली बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद 2024 में फेडरल रिजर्व के लिए पॉसिबल नहीं है कम करना। तो देखिए फ्रेंड, अगर ये इंटरेस्ट रेट को कम करते तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक होता, और अगर ये कम नहीं कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर बुलिश रहने के चांसेस है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप यहाँ पे लिख रहे हो सर कि डाटा में मैनिपुलेशन होता है और एक्चुअल होता है, ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग की जाती है, ये एक बंद कमरे में की जाती है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। और उस बंद कमरे में एफओएमसी के जो कमिटी मेंबर्स हैं, इनके पास ना तो मोबाइल्स होते हैं, ना इनको किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन का राइट्स होता है। ये अपनी डाटा को एनालिसिस करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार करके ये अपने रूम से बाहर निकलते हैं, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और वहां से ये अपने डाटास को या इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है वो उसे पब्लिश करते हैं। अब मैं देखिए फ्रेंड, ये तो नहीं कह सकता कि ये मैनिपुलेट होता है या नहीं होता है, बिकॉज हम उस लेवल तक तो नहीं जा सकते, और हम नहीं फ्रेंड, शायद कोई भी उस लेवल तक नहीं जा सकता, कुछ चंद लोगों को अगर छोड़ दें। क्योंकि देखिए, मैं आपको ना एक एक्सपीरियंस के साथ बात बताना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग अगर फॉरेक्स फैक्ट्री के इकोनॉमिक कैलेंडर को यूज करते हैं, तो जब न्यूज आने लगती है तो वहां पे, जैसे मान लो शाम को 6 बजे न्यूज है,
तो फॉरेक्स फैक्ट्री वहां पे काउंटडाउन मीटर लगा देता है, काउंटडाउन टाइमर लगा देता है। और जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, एक्चुअल में वो डाटा आज से 2 साल 3 साल पहले वहां पे लोड हो जाया करता था फ्रेंड। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे ही 6 बजकर 2 3 4 या 5 सेकंड होते थे, वो डाटा लोड होता था पहले। अब नहीं होता फ्रेंड। अब 30 सेकेंड से 40 सेकेंड्स का टाइम वो ले लेता है लोड करने में। वो इतना टाइम ले लेता है फ्रेंड। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ मोहित जी, कि ये जो टाइम ले लेता है 30 सेकेंड से 40 सेकेंड में, हम वो डाटा को रीड करें, तब तक मार्केट तो 100 150 पिप्स की मूवमेंट कर चुका होता है। तो ये मैनिपुलेशन होता है फ्रेंड। ये बात बिल्कुल सही है। बट मैनिपुलेशन डाटा लीकेज के द्वारा होता है। पॉलिटिकल रीजंस होते होंगे, या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो ये कमिटी मेंबर को कुछ अंडर टेबल करते होंगे, बट हमारा वो टॉपिक नहीं है फ्रेंड, हम वहां पे नहीं जा सकते। बाकी चीजें जो मैंने आपको नहीं बताई वो आप समझ जाइएगा। अब अगली एक हॉट न्यूज नोट कीजिएगा, वो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एमएम। एमएम यानी कि मंथ ऑन मंथ होता है, ये मंथली डाटा होता है। सीपीआई का क्वार्टरली डाटा भी होता है फ्रेंड, और सीपीआई का ईयरली डाटा भी होता है। तो सीपीआई में क्या देखा जाता है? चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस परचेस्ड बाय द कंज्यूमर्स। तो ग्राहकों के द्वारा खरीदी गए वस्तुओं और सेवाओं का जो रेट है, वो पिछले डाटा की तुलना में कितना बदला है। और ये जो डाटा रिलीज होता है फ्रेंड, ये मंथली रिलीज होता है। और एक महीना खत्म होने के लगभग तीसरे दिन सीपीआई का डाटा आ जाता है, यानी कि 3 तारीख 4 तारीख के आसपास ये डाटा रिलीज हो जाता है। इसके अंदर भी ये देखा जाता है कि फोरकास्ट से अगर एक्चुअल ग्रेटर है तो इट इज गुड फॉर करेंसी, और कम है तो करेंसी नेगेटिव मानी जाती है। अब आ जाते हैं फ्रेंड एफओएमसी स्टेटमेंट। ये क्या है? ये एफओएमसी कमिटी, यानी कि जो फेडरल रिजर्व फेडरल ओपन मेंबर्स कमेटी, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरल ओपन मेंबर्स कमेटी। तो फेडरल रिजर्व के जो कमेटी मेंबर्स है, ये उनकी एक मीटिंग होती है, जिसके अंदर जैसे अभी मैंने बताया कि डाटा को एनालाइज किया जाता है, पूरे पूरे देश के पूरे मार्केट के डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और उसे देखने के बाद ये कमिटी मेंबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाइव सीएनबीसी वर्ल्ड चैनल पे देख सकते हो फ्रेंड। इसे बड़े बड़े इन्वेस्टर बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं न्यूज को। और जब ये एफओएमसी की स्टेटमेंट का टाइम आता है फ्रेंड, तो उस समय मार्केट बहुत शांत हो जाता है, कैंडल्स की मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। लेकिन उसके कुछ ही सेकंड या कुछ मिनटों के बाद मार्केट ऑल ऑफ सडन रन करना शुरू कर देता है। तो क्यों करता है? क्योंकि ये डाटा बेस्ड न्यूज नहीं है फ्रेंड। वहां पे कमिटी मेंबर की स्पीच हॉकिश है या डॉविश है, ये देखा जाता है। हॉकी शब्द का मतलब मैंने शायद कल बताया था आपको, आक्रामक बात करना, पॉजिटिव बात करना, या उत्तेजना से बात करना, एग्रेशन में बात करना, ये हॉकिश है। तो ये कॉन्फिडेंस को शो करता है फ्रेंड। तो अगर वो कमिटी मेंबर स्पीच दे रहा है पूरे एग्रेशन के अंदर, तो ये खबर को पॉजिटिव माना जाता है, और उससे भी करेंसी स्ट्रांग होती है। और अगर वो ऐसा कहता है कि हमने कोशिश तो की बट हम कर नहीं पाए, कोई भी नेगेटिव झलक अगर उनकी स्टेटमेंट है, डॉविश झलक है फ्रेंड, तो फिर वो करेंसी को वीक करता है। तो ये डाटा बेस्ड न्यूज नहीं होती है, बट ये स्पीच बेस्ड न्यूज होती है। अब आ जाते हैं, अगली खबर है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। जो बाकी के जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वो मंथली रिलीज करते हैं, लेकिन अमेरिका एक है फेडरल रिजर्व बैंक के फ्रेंड, जो इसे वीकली रिलीज करती है। ये हर हफ्ते गुरुवार के दिन शाम को 6 बजे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में वीकली खबर होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मतलब क्या? इसका मतलब है वो नए बेरोजगार, पुराने नहीं, ऐसे नए कितने बेरोजगार इस हफ्ते आए हैं जिन्होंने अपना कॉम्पनसेशन फॉर्म भरा है, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया है। तो हर हफ्ते जितनी नए लोगों की संख्या आएगी, या जितने नए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स साइन किए जाएंगे फ्रेंड, उतना उस देश के लिए बुरी खबर है, नेगेटिव खबर मानी जाती है। तो ये जो डाटा रिलीज होता है खास करके यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एवरी थर्सडे होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो फोरकास्ट है फ्रेंड,
अगर फोरकास्ट से कम डाटा आता है, यहां पे देखो कम डाटा मानते हैं, एक्चुअल ग्रेटर देन सर्विस गुड फॉर करेंसी। तो अगर यहां पे क्या लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, बेरोजगारी क्लेम कम किया जाए, तो वो करेंसी के लिए बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि कम लोगों ने आवेदन भरा है, इसका मतलब ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली हैं। Hi friends, lots of people are making profit while trading. ये बहुत सारे कैंडल्स, चार्ट्स, प्राइस एक्शंस, एसएमसी, आईसीटी, ये इतने सारे कॉम्प्लेक्शंस है फ्रेंड मार्केट में, उसके बावजूद कुछ लोग अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। डू यू नो व्हाई? क्योंकि उनके पास है ट्रेडिंग का नॉलेज। और ट्रेड भी देके ऐसा ही एक पावर पैक नॉलेजेबल प्रोग्राम लेकर आ रहा है फ्रेंड, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिक टू एडवांस कोर्स, जो कि इसी महीने के 21 मई को शुरू होगा। ऑनलाइन प्रोग्राम होगा फ्रेंड, 22 डेज का सेशन है और इसका टाइम होगा रात में 9 to 10 PM। So if you want to make profit like these people, you have to join this course. So I welcome you all friends. एक और बड़ी खबर है फ्रेंड, जिसे कहते हैं एवरेज आवरली अर्निंग। इसके नाम से पता चल रहा है, एवरेज यानी औसत, आवरली अर्निंग यानी कि हर घंटे की इनकम क्या है, एवरेज एक आदमी की प्रति घंटा उसकी इनकम क्या बनती है। तो चेंजेस इन द प्राइस बिजनेस पेज फॉर लेबर एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री। तो इसके अंदर फ्रेंड पूरे देश के लेबर्स को काउंट किया जाता है, केवल किसानों को छोड़ के, फार्मिंग इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सभी को इसके अंदर काउंट किया जाता है। और उसमें यह देखा जाता है कि पिछले महीने एक लेबर की प्रति घंटा जो इनकम थी, प्रति आवर, वो एवरेज क्या इस महीने वो बढ़ी है, क्योंकि ये डाटा फ्रेंड मंथली रिलीज होता है, और ये रिलीज होता है फर्स्ट फ्राइडे आफ्टर द मंथ एंड। तो ये फ्राइडे के दिन, जो फर्स्ट वीक का फर्स्ट फ्राइडे होता है, खास करके नॉन फार्म पेरोल के साथ ही एवरेज आवरली अर्निंग का डाटा भी एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ रिलीज किया जाता है। इसके अंदर भी अगर फोरकास्ट से डाटा, एक्चुअल डाटा बड़ा आता है फ्रेंड, तो इट इज पॉजिटिव फॉर दैट करेंसी, और छोटा आता है तो नेगेटिव फॉर दिस करेंसी। अब आ जाते हैं नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, जिसको पहले नॉन फार्म पेरोल भी कहते थे, और ये एनएफपी के नाम से मशहूर है फ्रेंड। एंटायर फॉरेक्स के इकोनॉमिक कैलेंडर पे दो सबसे बड़ी खबरें होती है फ्रेंड, एक मॉनेटरी पॉलिसी जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, और एक एनएफपी जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ये दोनों सबसे बड़ी खबरें होती है फ्रेंड। और नॉन फार्म पेरोल जो है, इसमें ये देखा जाए, ये मंथली डाटा होता है फ्रेंड। तो जैसे आपने देखा अभी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर एवरी गुरुवार, एवरी थर्सडे वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डाटा भेजता है। तो पिछले महीने में 4 या 5 जितने भी थर्सडे आएंगे, वो पूरे डाटा को उठा के उसे मंथली डाटा में कन्वर्ट किया जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि लास्ट मंथ की तुलना में इस महीने क्या नए लोगों को रोजगार मिला, या नए लोगों की बेरोजगारी की काउंटिंग बढ़ गई फ्रेंड। और एनएफपी का डाटा जो रिलीज होता है, ये हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो रोजगार की संख्या फोरकास्ट की संख्या से अगर बढ़कर दिखाई देती है, तो इट इज गुड फॉर करेंसी माना जाता है। तो फ्राइडे के दिन एवरेज आवरली अर्निंग आती है फ्रेंड, नॉन फार्म पेरोल आता है, और इसी दिन आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी का प्रतिशत। तो ये भी मंथली रिलीज होता है फ्रेंड, और इसमें भी ये देखने की कोशिश की जाती है कि पिछले महीने जो परसेंटेज था अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या वो परसेंटेज कम हुआ है। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा फ्रेंड, मेरी पीपीटी में मेरे जो पीपीटी मेकर है शायद गलती की है। तो यहाँ पे देखो लिखा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। एक्चुअल लेसर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मान लो 3.8 का इन्होंने फोरकास्ट किया है, और अगर एक्चुअल का डाटा 3.7 आता है, तो इसका मतलब इन्होंने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा माफी चाहूंगा, एक्चुअल जो है वो फोरकास्ट से कम होना चाहिए, तभी ये ग्रेटर देन
वो करेंसी जो है वो एप्रिशिएट मानी जाती है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि क्लेमेंट काउंट चेंज ये क्या है। क्लेमेंट काउंट चेंज क्या होता है फ्रेंड? चेंजेस इन द नंबर ऑफ पीपल क्लाइंबिंग अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बेनिफिट ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। यानी कि वो नए बेरोजगार जिन्होंने नया कॉम्पनसेशन का फॉर्म भरा, नया क्लेम का फॉर्म भरा, और उन लोगों की जो काउंटिंग है, क्या वो काउंटिंग बढ़ते जा रही है? अगर बेरोजगारों के क्लेम भरने की संख्या बढ़ते जा रही है फ्रेंड, काउंट चेंज हो रहा है, तो फिर ये नेगेटिव है फ्रेंड। और यहाँ पे एक फोरकास्ट किया जाता है, और फोरकास्ट से अगर उनकी काउंटिंग कम आती है, इट इज नॉट ग्रेटर, इट शुड बी लेसर, ठीक है, तो फिर इट इज गुड फॉर करेंसी। और ये जो क्लेमेंट काउंट चेंज का डाटा है फ्रेंड, ये भी मंथली रिलीज किया जाता है, और एक महीने खत्म होने के तकरीबन 16 डेज के बाद ये डाटा रिलीज किया जाता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अंदाज 15-16वें दिन में पिछले महीने के काउंटिंग में कितनी चेंजेस थे, उसके हिसाब से इसे लिया जाता है। ओके। अब आते हैं पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये भी बड़ी खबर है, और मैं आपको अभी जितनी भी न्यूज बता रहा हूँ फ्रेंड, आपको केवल इन न्यूज पे ही फोकस करना है। इसके अलावा जो भी हॉट हॉट न्यूज आपको दिखाई देती है, उन पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फ्रेंड, मार्केट वहां पे मूवमेंट नहीं करता है। तो पीपीआई में क्या देखते हैं? चेंजेस इन द प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस सोल्ड बाय प्रोड्यूसर एक्सपांडिंग फूड एंड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ना गुड्स एंड सर्विस जो कि फिनिश्ड गुड है, उनकी सेल्स को देखा जाता है। और ये जो न्यूज होती है ये भी मंथली आती है, और लगभग एक महीना खत्म होने के 13th डे पे ये न्यूज पब्लिश की जाती है फ्रेंड। और यहाँ पे एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज रियली गुड फॉर करेंसी। तो यहाँ पे फोरकास्ट से अगर एक्चुअल ज्यादा है, तो इट इज गुड फॉर करेंसी माना जाता है। अब बात करते हैं रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स यानी कि जो मैंने आपको बताया छोटे दुकानदारों की सेल्स है, तो इसके अंदर भी ये मंथली डाटा होता है, और ये देखा जाता है कि पिछले महीने की तुलना में क्या रिटेल दुकानदारों की सेल बढ़ी है या कम हुई है। अगर सेल बढ़ी है फ्रेंड, तो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी माना जाता है। और ये न्यूज भी रिटेल सेल्स की जो है, वो एक महीना क्लोज होने के बाद 16th डे के आसपास इसे भी पब्लिश किया जाता है। और एक लास्ट न्यूज आती है फ्रेंड, जो साल में केवल 2 बार आपको देखने को मिलेगी, और ये न्यूज को कहते हैं ट्रेजरी करेंसी रिपोर्ट। ये एक साल में 2 बार आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये कई बार बहुत देर से आती है। जैसे हर 6 महीने में ये रिपोर्ट आनी चाहिए, बट कभी कभी ये 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने भी ले लेती है, क्योंकि उनको पूरे करेंसी की रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जो इतना आसान नहीं होता है। तो ये न्यूज आपको ज्यादा नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, साल में कभी कभी एक बार या कभी कभी आपको 2 बार मिलेगा। और इसमें उस देश की जो ट्रेजरी है, उसकी करेंसी की टोटल रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है, और उससे भी उस देश की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग या वीक होती है। सो यहां तक फ्रेंड हमने कुछ शब्दों को सीखा, कुछ हॉट न्यूज़ेस को देखा, उस न्यूज में एक्चुअल और फोरकास्ट के डाटा को हमने समझा फ्रेंड। और यहां तक हम ये मान के चल सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक्स आपका कंप्लीट है। अब हमारे पास 4 दिनों के एपिसोड हैं, और जो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे को हम देखेंगे। इसी बीच मैं आपको एक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, न्यूज ट्रेडिंग की फ्रेंड। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ वेबसाइट्स पे ले जाकर कैसे हम पता कर सकते हैं कि आज अगर कोई न्यूज आने वाली है, तो वो न्यूज का डायरेक्शन क्या होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं फ्रेंड, 80% चांसेस आपको मिल जाएंगे कि आप न्यूज से पहले न्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं 80% इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड, बिकॉज हमारे पास रियल डाटा नहीं होता है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको अमेजिंग लगती है फ्रेंड, तो जल्दी से चैट बॉक्स में आज का सेशन आपको कैसा लगा इसका रिप्लाई कर दे,